हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कुल। आप सभी का फ्यूचर कुल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जय जौहर, ओके, जय जौहर, राम राघव, हर्ष जी गुड इवनिंग, संजू जी गुड इवनिंग, संजू निरानिया ओके गुड इवनिंग, इतने सारे फूल दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। लवकुश जी गुड इवनिंग, उसके बाद है सुरभि जी गुड इवनिंग, गौरव कुमार, प्रमोद, राहुल, सूरज, हर्ष सिंह, अलका यादव, नीरज, उदय कुमार, लकी कुमार, पंकज, काजल, अच्छा काजल नाम की भी लड़की है आपके बैच में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, दीपक, धीरज, उसके बाद है हर्ष, ओके बहुत बढ़िया, ममता, संदीप, अजय, प्रियांशी, एक एक सिंह, खुशबू, अनु कुमार, अनु कुमार, अनु लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी होता है, संतोष, लखन, रेखा कुमारी, चंद्रा, ओके भाई, बहुत बहुत गुड इवनिंग सबका, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। क्लास का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, लेट नहीं करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। रोहित कुमार गुड इवनिंग बच्चा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय, ओ ऐश्वर्या राय भी पढ़ रही है हमारे साथ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में एनिमल टिश्यू के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम बहुत ही, मैंने कहा था ना पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगी जिस चैप्टर का वेटेज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि वो चैप्टर जिनसे फिक्स क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई भी एग्जाम देने चाहो जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो वाले चैप्टर हम पहले करेंगे, है ना। और इसी में से एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज। एक मिनट रुको, पता नहीं टीचर्स कैसे कौन से मार्कर सेलेक्ट करके पढ़ाते रहते हैं। आज तो मुझे कोल्ड हो गया, एक तो सर्दी आ रही है ना, थोड़ा ये मौसम बहुत दो, बैक्टीरिया को अलग कर दो, कवक को अलग कर दो, हम लोगों को अलग कर दो। तो हमें कहां पे डाला गया? हमें डाला गया बच्चा एनिमिलिया किंगडम में। किसमें? एनिमिलिया किंगडम में। इसीलिए हमारे जब जब मैं बोलूं ह्यूमन, या क्या हो गया, कुछ क्लास चलने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बेटे कुछ क्लास चलने में हर्ष बेटा प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर बताना। शाहपाल, सोयपाल जी, बफरिंग हो गया था, अच्छा एक मिनट में चेक करवाती हूँ। क्या क्लास चलने में कोई इश्यू आ रहा है क्या? देखना एक बार, करें बफरिंग हो रही है, सही होगी? ओहो चलो, तो मैंने कहा बच्चों ह्यूमन डिजीज या एनिमल डिजीज आपके अगर सिलेबस में लिखा हुआ तो इसका मीनिंग एक ही है। क्यों है? क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं, आपको ये चीज बता चुकी हूं कि जब क्लासिफिकेशन हुआ तो हमें कौन सी किंगडम में रखा गया था? हमें एनिमिलिया किंगडम में रखा गया था। इसलिए जब जब मैं ह्यूमंस बोलूं ना, जब जब मैं मनुष्य के बारे में बातें करूं तो समझ जाना एनिमल मतलब मैं एनिमल बोल रही हूं, तो वहां पे ह्यूमंस उसी के अंदर शामिल हैं। तो अब बात आती है ह्यूमन डिजीज। डिजीज का मतलब आप जानते हैं बीमारी या रोग। अब बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं भाई, जितनी भी सारी हैं हमें सारी पढ़नी पड़ेगी। वनडे एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होता, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? कुछ क्वेश्चंस बताती हूं आपको, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे क्वेश्चन आता है बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाते हैं। आपने क्वेश्चन सुना होगा न्यूमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि जो ये अपना ये कोरोना वायरस ले लो, कोरोना वायरस में कौन सा ऑर्गन डैमेज हो जा रहा था। ऐसे ही आपसे पूछेगा जब टीबी हो जाता है किसी इंसान को तो उसके बॉडी में क्या हो जाता है। टीबी के पैथोजन का नाम बताओ, टीबी के वेक्टर का नाम बताओ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब नाम सुने होंगे ना आपने, खसरा, ये सारा, रुबेला या कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। चैप्टर बड़ा है, 8 क्लास में खत्म होगा,
इस चैप्टर की 8 क्लास होंगी, 7 या 8, वो डिपेंड करता है कितने घंटे की कैसे होती है, 7 या 8 क्लास होंगी इस चैप्टर की। लेकिन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ह्यूमन डिजीज का मतलब हो गया वो बीमारियां जो ह्यूमंस में होती हैं, जो हम लोगों में होती हैं। यहां सारी बीमारियां पढ़ डालोगे, कम से कम मैं आपको 120 से 140 बीमारियां पढ़ाने वाली हूं। अब बच्चा ह्यूमन डिजीज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या होता है, बीमारी क्या है, रोग क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले बीमारी क्या होती है या रोग क्या होता है, आप क्या बताओगे उसे, रोग क्या होता है। तो WHO क्या कहता है, ध्यान से सुनना। WHO का मीनिंग होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी सारी बीमारियां या कोई नया वायरस आया है, कोई नया बैक्टीरिया आया है, उन सब पे रिसर्च करके हम सब लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन लाता है। तो ये WHO क्या कहता है कि कोई भी इंसान फिट कब है, फिट का मतलब क्या होता है, हेल्दी कब है, जब वो मेंटली सही है, मेंटली का मतलब है मानसिक तौर पे, जब वो फिजिकली सही है, शारीरिक तौर पे वो सही है, और साथ में जब वो इंसान सोशली भी सही है। सोशली का मतलब होता है सामाजिक तौर पे। WHO कहता है कि कोई भी इंसान हेल्दी कब होगा, फिट कब होगा, वो मतलब हेल्दी एक स्वस्थ इंसान कब होगा, जब वो मेंटली ठीक है, मतलब मानसिक तौर पे उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिजिकली मतलब बॉडी में फिजिकली तरीके से भी उसके हाथ पांव सारे ऑर्गन्स ढंग से काम करने आने चाहिए। और सोशली का मतलब होता है लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जैसे आप खुद सोचो, कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। जैसे अभी आपने दिल्ली में एक केस सुना होगा, आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस है ना, तो उसमें जो आफ्ताब थे वो समाज के लिए कितना थे, नुकसानदायक ही थे समाज के लिए। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, राइट। चाहे आफ्ताब, सुमेर, सुरेश, राम, कोई भी होता, मैं कह रही कोई भी होता है, XYZ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी होता है, लेकिन जो उसने काम किया वो तो समाज के लिए गलत है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कैसा गंदा काम किया है उसने। तो वैसे ही ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो इंसान मेंटली, फिजिकली, सोशली यानी कि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो फिट है, वही इंसान हेल्दी है, वही इंसान स्वस्थ इंसान माना जाएगा। अब इन तीनों में अगर कहीं भी गड़बड़ है कोई भी टाइप की, तो उस इंसान को क्या है, उसको डिजीज है, उसको बीमारी है, उसको रोग है भाई। अब आप कहोगे मैम आप क्या कहना चाह रही है, मैं ये कहना चाह रही हूं, मैं नहीं, आपका WHO कहता है कि किसी भी इंसान को मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसको बीमारी है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसको बीमारी है, और अगर उसे सोशली बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, समाज को वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ बीमारी है। चेक कराओ इसको चेक कराओ। तो बच्चा WHO कहता है कि हेल्दी वही है जो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और जो सामाजिक तौर पे सही है। अगर इन तीनों में कहीं गड़बड़ है तो उसको क्या है, उसको डिजीज है, उसको बीमारी है। अब ये बीमारियां किस किस तरीके से हो सकती हैं, तो ये समझने की कोशिश करो। डिजीज यानी कि बीमारी या रोग किस किस तरीके से हो सकते हैं। बच्चा डिजीज 2 टाइप से हो सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये कमेंट वमेंट मत करो। मैम बफरिंग नहीं हो रही, अभी मेरे सामने टीवी में लगा लिए मैंने, क्लास लगवा ली है, एकदम सही चल रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एकदम बिल्कुल सही क्लास चल रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चा, एक कह रहे कि मैम अगर कोई इंसान हैंडीकैप्ड होगा तो वो बीमारी है क्या, नहीं, हैंडीकैप्ड का मतलब नहीं, मैंने कहा शारीरिक तौर पे आपको टाइफाइड हुआ, आपके हाथ पांव में दर्द हो रहा है, तो इस तरीके का शारीरिक तौर पे, ठीक है। तो डिजीज 2 टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, एक होती है बच्चा जेनेटिक डिजीज, बहुत ध्यान से सुनना, जेनेटिक डिजीज, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिक रोग। क्या होते हैं आनुवांशिक रोग, अक्सर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक हीमोफीलिया के बारे में, एक कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आनुवांशिक, सुजीत कुमार, बिल्कुल बच्चा, ठीक है। आनुवांशिक रोग होते क्या हैं, ध्यान से सुनना, वो बीमारियां जो आपको बाय बर्थ हो, बाय बर्थ का मतलब होता है जो जन्म से हो। जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ एक बीमारी का भी जन्म हुआ, तो ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ आपके साथ पैदा हो गई है,
उसको बोलेंगे जेनेटिक डिजीजेस, उसको बोलेंगे आनुवंशिक रोग। और ऐसी बीमारियां हमें पिछली पीढ़ी से मिलती हैं। आपको मिलेगी आपके मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा को मिलेगी उनके मम्मी पापा से, आपसे जाएगी आपके बच्चों में, आपके बच्चों से उनके बच्चों में। मतलब ऐसा कोई बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है और जो जन्म के साथ हो रही है, उसे कहा जाता है जेनेटिक डिजीजेस, आनुवंशिक रोग। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि जेनेटिक डिजीज क्यों होती हैं, एक लाइन में आंसर देना, जब जब किसी भी इंसान के जीन में कोई प्रॉब्लम होगी, पढ़ाया ना मैंने जीन, या जब जब किसी इंसान के क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, या किसी भी इंसान की सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से होने वाले परिवर्तन, हिंदी में लिखते हैं उत्परिवर्तन। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज देखने को मिलेगी तो उस इंसान में जेनेटिक डिजीज होगी। मैंने क्या कहा, ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ आपके अंदर आ गई है, आपको पिछली पीढ़ी से मिली है, और वो क्यों हुई, आपके किसी जीन में कोई गड़बड़ हुई है। जीन कहां से मिलते हैं, पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। आपके किसी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई है, क्रोमोसोम कहां से आते हैं, पिछली पीढ़ी से आते हैं, सब पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। या आपके किसी भी सेल के अंदर सडनली कोई चेंज हो गया है, अचानक से कोई परिवर्तन हो गया है, तो उसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिक रोग का कारण क्या है, तो उसमें से इन तीनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इनमें जब जब गड़बड़ होगी तो आपको क्या हो जाएंगी, आपको जेनेटिक डिजीज, आपको आनुवंशिक रोग हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ बच्चा आती है एक्वायर्ड डिजीज। क्या, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो आप गेन करते हो, जो आप जन्म के बाद आपको हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हो सकता है जन्म के 1 महीने बाद हो गया, हो सकता है 20 साल में हो जाए, हो सकता है 25 साल में हो जाए, हो सकता है 50 साल में हो जाए। ऐसा तो कोई भाई बंधु नहीं है जिसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई है। कोई है ऐसा महानुभव जिसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई है? अरे भाई मुझे तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। सर्दी जुकाम खांसी कुछ तो हुआ होगा, तो सर्दी जुकाम खांसी भी तो बीमारी है ना एक। तो ऐसी बीमारी जो आप एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स होती है, जो वातावरण है आपका, उससे एक्वायर करते हो, उसको कहा जाता है एक्वायर्ड डिजीज, उसको कहा जाता है अर्जित रोग। ये तो एनवायरमेंट से नहीं मिली ना, ये तो पिछली पीढ़ी दी है आपको। तो एक्वायर्ड डिजीज 2 टाइप की हो सकती है। बच्चों ध्यान से सुनो ना, कमेंट मत करो, ठीक है ना? इतने कमेंट करने में कुछ नहीं पड़ा है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, फिर एग्जाम से बाहर आके बोलोगे ये क्वेश्चन तो छूट गए, तो हुआ ही नहीं। एक्वायर्ड डिजीज 2 टाइप से हो सकती है। कौन कौन सी? एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल, ये नाम ना जीवन में काम आएंगे, पेपर में काम आए ना आए। कोई बोलेगा आपको कल को आपकी नौकरी लग गई, तो आपको वहां पर कोई आपके आसपास ऐसे लोग मिले, कहेगा यार मेरे को ना ये कोरोना वायरस तो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर बात सोचो कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या होता है ना? तो कम्युनिकेबल को हिंदी में कहा जाता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? ऐसी बीमारी जो एक इंसान को हुई घर में और फिर सारे लोगों को हो गई। जैसे आप देखो गांव में पहले क्या होता था, छोटी माता आई तो एक बच्चे को आती थी, सारे बच्चों को हो जाता था। कोरोना सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हो गया तो वो बाकी सबको हो जा रहा था। तो एक बीमारी जो आगे से आगे फैल जाती है और बहुत कम समय में फैल जाती है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, उसको संक्रामक रोग कहा जाता है। और दूसरे टाइप पर बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है असंक्रामक रोग, ऐसी बीमारी जो एक इंसान को है और उसी को होके रह गई। जैसे आपके घर में, ऐसा सीरियस मत होना कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हूं, आपके पापा को डायबिटीज है लेकिन आपको नहीं है ना? आपके घर में किसी को टीबी हुआ लेकिन आपको नहीं है ना? तो मान लो ऐसी बीमारी
जो एक इंसान को हुई बाकी सारे परिवार के सदस्यों को हो गई, उसको संक्रामक रोग, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेरे घर में हम लोग 6 लोग हैं तो मेरे को हुआ, सिर्फ मेरे को ही होके रह गया, बाकी किसी को नहीं हुआ, उसको नॉन कम्युनिकेबल, उसको असंक्रामक रोग कहा जाता है। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज किस किस से होती है? कम्युनिकेबल डिजीज 4 टाइप से हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 पे आती है बैक्टीरियल डिजीज, 1 नंबर पे आएगा बैक्टीरियल डिजीज, जिसे हिंदी में कहेंगे जीवाणु जनित रोग। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। बोलो यस और नो, पढ़ाया था ना मैंने कहा था जो बैक्टीरिया हमें बीमारी कर दे वो खराब है, और जो बैक्टीरिया हमें बीमारी ना करे वो हमारे लिए अच्छे हैं। भाई सीधी बात। तो जो बैक्टीरिया बीमारी करते हैं वो यहां पढ़ने हैं। तो ऐसी कोई बीमारी जो बैक्टीरिया से हो रही है उसको बैक्टीरियल डिजीज, उसको जीवाणु जनित रोग कहा जाएगा। तो एग्जाम में यही आते हैं, 4 ऑप्शन डालेगा, पूछेगा इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, भैया आपने देखे होंगे, है ना। HIV किस टाइप का डिजीज है? रुक जाओ, आपको सब समझ में आएगा। बीमारियां ऐसी ऐसी बीमारियां पढ़ाऊंगी, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। दूसरा आती है वायरल डिजीज। वायरल बोलो या वायरस बोलो, वायरस। ऐसी बीमारी जो वायरस के इन्फेक्शन से होती है, हिंदी में बोलते हैं विषाणु जनित रोग। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वायरस हमेशा हमें बीमारियां करते हैं। तो ऐसी बीमारी जो वायरस से होती है उसको वायरल डिजीज या वायरस डिजीज कहते हैं। जैसे आपको सर्दी जुकाम होती है ना, ये वायरस की वजह से होता है। जैसे कोरोना वायरस, जैसे HIV वायरस, जैसे हेपेटाइटिस वायरस, जैसे रीनो वायरस, रेब्डो वायरस, ये सारे आपको आगे पढ़ाने वाली हूं। पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पे आती है प्रोटोजोनल डिजीज। कौन सी बच्चा? प्रोटोजोनल डिजीज। हिंदी में लिखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, ऐसी बीमारी जो प्रोटोजोआ करता है, जो प्रोटोजोआ करता है। अब ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं ये थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। अब मैम फिर डिफरेंस क्या है? थोड़ी देर रुक जाओ, ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। ऐसी बीमारी जो प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होती है उसको प्रोटोजोनल जनित रोग कहा जाता है। और 4th पे आती है फंगल डिजीज। फंगल का मतलब क्या होता है? कवक जनित रोग, जो कवकों के इन्फेक्शन से होती है। जैसे आपके बालों में डेंड्रफ हो जाता है ना, डेंड्रफ क्या है? कवक है। जैसे आपको दाद हो गया, कभी दाद हुआ? नहीं हुआ, भगवान ना करे हो भी, ठीक है। दाद भी एक कवक जनित रोग होता है। ईचिंग, कभी कभी आप ना, जैसे अभी सर्दी आने वाली है, आई गई, तो आप क्या करते हो, सर्दियों के कपड़े आपके रखे हुए 6-7 महीने से बेड में रखे हुए, उन कपड़ों पे फंगस लग जाता है। अब आप क्या करते हो, उन कपड़ों को ऐसे उठाया, पहन लिया, तो आपकी स्किन के ऊपर वो फंगस लग जाता है और आपके वो स्किन के ऊपर बीमारियां हो जाती हैं। आपको खाज खुजली होने लग जाती है, दाद होने लग जाता है। इसलिए तो हमारे घर में मम्मी चाचियां क्या करती हैं कि जो सर्दियों के कपड़े निकालती हैं उनको धूप में लगाती हैं, क्योंकि धूप में क्या होगा, वो कवक डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए कपड़ों को 3-4 दिन तक धूप में लगाती हैं, रजाई वजाई को, या धो लेते हैं ताकि उसमें से फंगस हट जाए, है ना। समझ गए? तो मैंने कहा कम्युनिकेबल डिजीज 4 टाइप से हो सकती हैं। बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया करता है, वायरल डिजीज या वायरस डिजीज जो वायरस करता है, जो प्रोटोजोआ करता है वो प्रोटोजोनल डिजीज, जो कवक करता है वो कवक जनित रोग या फंगल डिजीज। तो आपसे पूछ ले कि फंगल डिजीज किस टाइप के डिजीज है, आप क्या कहोगे? कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब ये बीमारियां अगर आपके घर में एक को होंगी तो सबको हो सकती है, सबको हो सकती है, राइट। अब आओ इधर, अब आओ इधर, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हो गया बच्चा? नॉन कम्युनिकेबल का डिजीज मतलब हो गया इसका जो एक को होंगी बाकी सबको नहीं हो सकती है, ठीक है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगी बीमारियां कब होती हैं, किसी चीज की कमी हो गई आपके बॉडी में, डेफिशिएंसी हो गई तो बीमारी होगी। जैसे मैं आपको एक लाइन में बताऊंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। आपने सबने सुन लोगे ना, आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है, गोइटर होता है। तब गोइटर
एक इंसान को हुआ है तो बाकी सबको थोड़ी होगा। मेरे शरीर में किसी चीज की कमी है तो मुझे बीमारी होगी ना, मेरी बहन को थोड़ी होगी, है ना। तो किसी चीज की डेफिशिएंसी होने से, मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमी पाई गई, मेरे बॉडी में आयोडीन की कमी पाई गई, मेरे बॉडी में आयरन की कमी पाई गई, है ना, तो मेरे को फलाना फलाना बीमारियां होगी कमी होने से। अब वो मेरे तक ही रहेंगी ना, मेरी बहन को थोड़ी होंगी, तो इसे बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट, हार्मोन के इम्बैलेंस होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन जब संतुलन नहीं बना हुआ रहता है हार्मोन्स का, जैसे आजकल लड़कियों में आपने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होंगी आपने अपने घर में, आपके घर में भी माँ बहन होंगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की गर्लफ्रेंड होगी ना, किसी की दोस्त होगी, सुना होगा आजकल लड़कियों के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत खतरनाक बीमारियां चल रही हैं ना, बहुत ज्यादा चल रही हैं। हार्मोन्स जब हमारे बॉडी में कम या ज्यादा हो जाते हैं तब भी हमें बीमारियां हो जाती हैं, राइट। इसीलिए बोलते हैं हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, हार्मोन्स हमेशा संतुलित होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हार्मोन कम भी होगा तब भी बीमारी होगी, ज्यादा होगी तब भी बीमारी होगी। तो अब आपके शरीर के अंदर हार्मोन की कमी ज्यादा हुई है तब आपकी बहन को थोड़ी बीमारी होगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूं, हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई, कोई ज्यादा हार्मोन बन गया, कोई कम बन गया, कैल्शियम की कमी हो गई, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो ये जो कमी ज्यादा से होने वाली बीमारियां हैं ये एक इंसान में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो डायबिटीज, अगर एक इंसान को है डायबिटीज तो उसी में तो रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि आपके पापा को डायबिटीज है तो मम्मी को, दादा दादी को, सबको हो गया। कैंसर, भाई कैंसर भी यहीं आएगा। अगर कैंसर में क्या होता है, मैंने बताया ना, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुई है, किसी और के में थोड़ी हुई है। तो ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान को होकर उसी पे खत्म हो जाती हैं, आगे नहीं जाएंगी, तो इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो मैं ये क्यों बता रही हूं पता है आपको, एग्जाम में 4 क्वेश्चन डालेगा, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा मेन ये सुनो, नहीं तो आप लोग मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये क्यों पढ़ा रही हैं। सुनो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑप्शन में डाल दिया टीबी, एक डाल दिया आपसे हर्पिस, ये बीमारी है आगे पढ़ाऊंगी आपको, एक डाल दिया है आपको ये रिंगवॉर्म का मतलब होता है दाद। एक ऑप्शन डाल दिया बच्चा यहां पर आपका 4th नंबर पे डाल दिया जैसे HIV, नहीं 4th नंबर पे आपका डाल दिया कैंसर। तो आपसे क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है या कौन सी एक कम्युनिकेबल नहीं है। तो फिर आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए। फिर सोचोगे ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी कम्युनिकेबल है, मैं किसको टिक करूं, छोड़ के आ जाओगे। भाई कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल क्या होती है, जो एक को होगी सबको हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक को है वो एक को ही है, बाकी किसी में नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कैंसर फैलता है लेकिन एक ही इंसान में तो फैलता है, बाकी सब में नहीं फैलता है, ठीक है। एक कह रहे मैम गर्लफ्रेंड ही बीमारी है गर्लफ्रेंड अपने आप में बीमारी है, सही है बच्चा। लड़कियां कहती हैं बॉयफ्रेंड अपने आप में बीमारी है, लड़के कहते हैं गर्लफ्रेंड अपने आप में बीमारियां हैं, और रहते एक दूसरे के बिना रह पाते नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या फ्लो चार्ट बनवाया। मैंने कहा बीमारी कब होगी, जब आप मेंटली, फिजिकली, सोशली या फिट नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी है। बीमारियां 2 टाइप से होंगी, एक जो बाय बर्थ होंगी उनको जेनेटिक डिजीज कहेंगे, जो जन्म के बाद होंगी वो एक्वायर्ड डिजीज होंगी। एक्वायर्ड, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल 2 टाइप की हो सकती हैं, कम्युनिकेबल 4 टाइप की, और ये हमें पढ़ना है। ये तो चैप्टर ही है, यही तो चैप्टर है, ये पढ़ना है, फिर कुछ ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। मैंने कहा ना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा चैप्टर है। चले फिर स्टार्ट करें। ओके चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बैक्टीरियल डिजीज। नंबर 1 पे लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। अच्छा आप इसको नंबरिंग करते हैं, देखो मुझे नंबरिंग याद नहीं रहता, नंबरिंग करना आपका काम है, ठीक है। 1 नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। लिख लीजिए जीवाणु जनित रोग। मैं आपको ना फोटो दिखा दिखा के पढ़ाऊंगी तो आपको याद हो जाएंगी। अब कुछ दो कमजोर दिल वाले हैं वो फोटो ना देखे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी फोटोज आएंगी जो आप देख नहीं पाओगे, आपको कि छी मैम क्या दिखा रहे हो, बीमारी है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है ना। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, नाम से क्लियर, वो बीमारी जिसको जन्म कौन दे रहा है, जिसको बैक्टीरिया जन्म दे रहा है। भाई सिंपल सी बात है, वो बीमारियां जिसका जन्म किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जीवाणु की वजह से हो रहा है। अब थोड़ी सी बैक्टीरिया के बारे में बातें कर लेते हैं। कुछ बातें आप बताओ क्योंकि पढ़ा चुकी हो, कुछ बातें मैं बताऊंगी। नहीं मैंने कहा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, ये बात आपको याद होगी ना, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है ना। अच्छे बैक्टीरिया कौन से, कोई पूछ ले आपसे, बोला जैसे दही खाते हो, दही वाले बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया होते हैं।
खराब बैक्टीरिया कौन से? भाई जो हमें टीबी करते हैं, निमोनिया करते हैं, खतरनाक बीमारियां करते हैं, वो खराब हैं। जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, आपसे पूछ लो कोई व्हाट इज बैक्टीरिया, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, इतने छोटे जीव जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको। इस कमरे के अंदर हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत छोटे होते हैं, उनको नग्न आंखों से, उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो आप, इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? जीवाणु सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं? सब पढ़ा चुकी हूं, फटाक से बता दो। बैक्टीरिया लिविंग है या नॉन लिविंग है? पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें? क्लास में, लाइव क्लास के बगल में पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहां से कर लो। एक दिन बैठ के एप्लीकेशन के फंक्शन समझ लो, ठीक है, आराम से। आगे बढ़ाएंगे डब्ल्यूबीसी वाला। बैक्टीरिया लिविंग है, ऐसा कोई भाई बंधु नहीं है जो ये बोलेगा नॉन लिविंग है। मैं उसको चांटा भी मार सकती हूँ, है ना, डिजिटल चांटा। बैक्टीरिया लिविंग होते हैं। क्यों होते हैं लिविंग? आप मुझे जल्दी से बता दो। बैक्टीरिया सजीव क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। बिल्कुल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल होती है? जल्दी बताओ, बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल होती है? पढ़ा चुकी हूं मैं ये। देखो कितने सही आंसर आ रहे हैं यार, मजा आ जाता है आप लोगों को पढ़ा के। हाँ जी, बैक्टीरिया लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल होती है। और सेल कौन से टाइप की होती है? बैक्टीरिया में जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। तो बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप बताओ मुझे, फटाक से, मैं पढ़ा चुकी हूं। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है क्या? बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो किसकी बनी हुई होती है? पढ़ा चुकी हूं मैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन में है क्या, लेकिन बहुत बार पूछता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। पढ़ाया था ना मैंने, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। काइटिन गलत बता रहे हैं शाहिद इमरान, गलत आंसर हो गया आपका। सरोज आपने भी गलत आंसर दे दिया है। ओ ये सेलुलोज, संदीप क्या नशे में पढ़ते हो क्या तुम? सेलुलोज मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने कहा बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, वो खराब भी होते हैं। ये लिविंग होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल होती है, और साइंस कहती है जो इसमें सेल है वो लिविंग है। इसमें सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है, और वो किसका बना हुआ होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना हुआ होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में चलती हूँ। अगला पॉइंट क्या? दो चीजें होती हैं, ये दो नाम आपको सिखा रही हूं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है हिंदी में रोगजनक, ठीक है बच्चा। एक होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वाहक। इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना। पैथोजन रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है उसको पैथोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पैथोजन। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जिसके अंदर पैथोजन रहता है वो वेक्टर है। अच्छा सा एग्जांपल दीजिए, समझने की कोशिश करना। मेरे शरीर के अंदर कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस क्या है? पैथोजन है। अब किसके अंदर आए? मेरे अंदर। तो मेरे अंदर तो मैं क्या हो गई? मैं वेक्टर हो गई। अब अगर कोई मेरे साथ खाना खाएगा या मैं किसी के कांटेक्ट में चली गई तो मेरे से उसको कोरोना वायरस हो सकता है। मतलब मैं जीता जागती एक वेक्टर हूं, मैं वाहक हूं। किसका? कोरोना वायरस का, है ना। ऐसे ही आपने सुना होगा, कुत्ता काटता है तो रेबीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता तो सिर्फ एक वेक्टर है, कुत्ते के अंदर रेबीज करने वाले वायरस हैं, इसलिए कुत्ते ने काटा तो आपको रेबीज हो गया। बेचारा कुत्ता तो जस्ट एक वेक्टर है, एक वाहक है, ठीक है बच्चा। तो समझ गए, जो बीमारी को जन्म देता है उसको पैथोजन कहा जाता है, और जिसके अंदर पैथोजन रहता है उसको वेक्टर कहा जाता है, उसको वाहक कहा जाता है। तो बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। वो बीमारियों को जन्म देते हैं, और जिसके अंदर ये पैथोजन रहते हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं, उनको हम वाहक कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया?
तो अब देखो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती, पहले एक एक करके पढ़ेंगे, फिर मैं ट्रिक्स के साथ भी पढ़ा दूंगी कि ट्रिक्स से कैसे याद रखोगे, ठीक है बच्चा। तो अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, नंबर 1 पे लिख दो टीबी। टीबी शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलोगे आप, फुल फॉर्म लिखोगे तो लिख लो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है बच्चा। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा क्षय रोग। क्षय रोग, इसको बोला जाता है क्षय रोग। नंबरिंग आपको याद रखनी है पहले नंबर पे, ठीक है, क्योंकि नंबर में भूल जाऊंगी यहाँ पे। टीबी किससे होती है, पहला आंसर तो यही मिल गया, बैक्टीरियल डिजीज पढ़े तो भाई बैक्टीरिया से होगी ना, सिंपल सी बात है ना। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में क्षय रोग बोलेंगे। अब बात करेंगे टीबी किससे होती है, तो इसका पैथोजन क्या होगा। पैथोजन एक बैक्टीरिया ही होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया ही होगा। अब कौन सा बैक्टीरिया है जो टीबी करता है, उसका फुल फॉर्म तो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, सेम नाम हिंदी में, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की जगह जीवाणु लिख देना, ये हिंदी में हो जाएगा। अब ये तो पैथोजन हो गया, अब ये बैक्टीरिया किसके अंदर रहता है, तो सुन लो, इसका वेक्टर कौन होगा, इसका वाहक कौन होगा। तो बच्चा ये बैक्टीरिया आपके आसपास की हवा में रहते हैं, हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं। उसके साथ ये पानी में, वाटर, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ये फूड में भी रह सकते हैं। और आपको एक बात आज क्लियर कर दूं, जो बीमारी हवा से फैलना शुरू हो जाए, फिर उसका तो, कोरोना इतना खतरनाक था, बहुत खतरनाक था, लेकिन भगवान को थैंक्स बोलो कि कोरोना एयरबोर्न नहीं हुआ। अगर एयरबोर्न हो जाता तो हम सब मर जाते आज, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूं, अगर किसी इंसान को टीबी है, आप उसके बगल में बैठे, उसने छींक दिया, उसने खांस दिया, तो उसका लार, उसके लार की ड्रॉप्स, बूंदे आपके हाथ पांव पे कहीं पर भी गिर गई, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, जूठा पानी पी लिया, आपने उसके कपड़े पहन लिए, तो आपको भी टीबी हो जाएगा। इसीलिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो उस हॉस्पिटल के अंदर टीबी वाले पेशेंट का अलग से वार्ड बना हुआ होता है। अगर आपको उस पेशेंट से मिलना है तो आपको मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के और एक किट पहनाते हैं, वो किट पहन के आपको उनके पास जाना है, अगर आपको बच के रहना है टीबी वाले से तो ठीक है। तो मैंने कहा इसका वेक्टर क्या क्या हो गया, ड्रॉपलेट्स भी लिख लेना। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है लार की बूंदे, यहाँ पे ठीक है, लिख लेना, लार की बूंदे, हिंदी में लिखना लार की बूंदे, मतलब उस इंसान ने छींक दिया, खांस दिया, है ना, और या उसके जूठा खाना खा लिया, अपने पानी पी लिया, तो आपको हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होती है। पहले लिख दिया एयर, भाई एयर से फैलेगी तो उसके आसपास की हवा में भी टीबी वाले बैक्टीरिया हैं, तो उसके पास थोड़ा सा संभल के जाइएगा आप। बात खत्म, समझ गए। अब बात ये करते हैं कि मैम अगर किसी इंसान को टीबी हो जाता है तो उसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं, लक्षण क्या मिलते हैं, कैसे पहचानेंगे कि फलाना इंसान को टीबी है या नहीं है। आपने पहले सुना होगा, क्या पहले ये सुना होगा कि 4 सप्ताह से ज्यादा अगर किसी को खांसी आ रही है और खांसी के साथ साथ खून आ रहा है, उसको उल्टी हो गई खून की, तो उसको टीबी है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है। ये आपने, अमिताभ बच्चन इसका एड भी निकालता था टीवी में और हर जगह रेडियो में। लेकिन अब कर दिया है कि अगर किसी इंसान को 2 वीक तक खांसी है या ज्यादा हो गया, 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, तो उस इंसान के अंदर टीबी के लक्षण हैं, तो आप तुरंत जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है बच्चा। डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड लेगा, क्या लेगा बच्चा, ब्लड लेगा, और ब्लड के अंदर, लैब के अंदर लेके जाएगा ब्लड को, और इस ब्लड में बैक्टीरिया होंगे तो तुरंत बता देगा टीबी वाले बैक्टीरिया, भाई साहब आपको टीबी है। तो टीबी के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कॉल्ड एंड कफ, जुखाम एंड खांसी, कॉल्ड एंड कफ हो जाता है। बहुत दिनों तक खांसी रही तो आपने जो खांसा है उसमें ब्लड भी आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, फिर कहोगे खून की उल्टी हो गई है, ठीक है बच्चा। और इस बीमारी के अंदर कहां इंफेक्शन होता है, बहुत शानदार, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। आप में, मेरे में, फलाना इंसान में, ढिकना इंसान में, सब में इस तरीके से फेफड़े हैं, सब में 2 फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। ऐसा कोई है भाई बंद जिसमें फेफड़े नहीं है,
बिना फेफड़ों के जिंदा तो आप नहीं रह रहे होगे ना। ठीक है बच्चा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना फेफड़ों के नहीं जिंदा रहेगा। ठीक है, फेफड़े होने जरूरी है। सांसें कहाँ से भर रही है, ये हवा कहाँ भर रही है, हमारे फेफड़ों में भर रही है। तो क्या होता है बच्चा, फेफड़ों के बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ऐसे एक झिल्ली लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे एक झिल्ली लगी है, और ये मेम्ब्रेन आपके फेफड़ों को प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा दे रही है, ये बचा रही है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इसके अंदर घुस ना जाए, है ना, और आपके फेफड़े सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया, कौन सा, एमटीबी बैक्टीरिया आता है किससे, नाक से या मुंह से जाएगा गले में, आपका गले वाला पाइप होता है जिसको आप विंड पाइप कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। श्वास नली आपकी फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, ऐसे श्वास नली आती है, ऐसे एक इधर फेफड़े में एक इधर फेफड़े में डिवाइड हो जाती है। तो इस श्वास नली से आते हैं बैक्टीरिया और धीरे धीरे यहाँ आते हैं और आके इस मेम्ब्रेन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बच्चा, प्लूरा। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, प्लूरा झिल्ली, फेफड़ों की झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आके इस फेफड़े की झिल्ली को नष्ट कर देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप कभी टीबी, जिस इंसान को टीबी है ना, उसका आप एक्सरे देखना फेफड़ों का, पता है कैसे एक्सरे आता है, ऐसे आता है कि इतना खत्म हो गया इसका, अच्छा ज्यादा ही हो गया, ऐसे ऐसे दिखाएगा उसमें कि इतनी मेम्ब्रेन बची है, देखो इतनी सी मेम्ब्रेन बची है, इतना सा फेफड़े के अंदर यहाँ से खूब सारे बैक्टीरिया पनप गए हैं, फेफड़ों के अंदर पस पड़ गया। टीबी की जो आखिरी स्टेज होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। क्या होता है इसके अंदर पता, ये मेम्ब्रेन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके अंदर जो फेफड़ों के अंदर पस भरना शुरू हो जाता है, पस समझते ना, पीलापन सा पस पड़ने लग जाता है, फेफड़े गलना शुरू हो जाते हैं, गल जाते हैं फेफड़े, और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, और एक दिन इंसान को अटैक पड़ता है, जिसको हम टीबी का अटैक बोल सकते हैं, और इंसान मर जाता है। क्यों, क्योंकि भाई फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन हुआ है सीधा। यही तो कोरोना में हो रहा था, इसीलिए कोरोना बीमारी की तुलना हम न्यूमोनिया और टीबी से कर रहे थे, पता है आपको, न्यूमोनिया और टीबी से कर रहे थे हम कोरोना की बीमारी की, यहाँ पर कि जैसे कोरोना के अंदर सिम्टम्स होते हैं, ऐसे टीबी और न्यूमोनिया में भी सिम्टम्स देखे गए हैं। तो इंसान किसके अंदर क्या क्या होता है, इंसान को 2 सप्ताह तक लगातार खांसी रहती है, बहुत दिनों तक खांसी रहेगी, तो भाई फेफड़ों के अंदर खून होता है, और ऐसे खांसा तो यही खून विंड पाइप से निकलता हुआ फूड पाइप में यहाँ पे मिक्स होके, और यहाँ से आपके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है, तो इसमें प्लूरा नष्ट हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये किस ऑर्गन को डैमेज करती है, क्या, टीबी, तो ये कौन से ऑर्गन है, तो आप क्या लिखोगे, लंग्स है, फेफड़े हैं, फेफड़ों में कहा, फेफड़ों की झिल्ली, कौन सी झिल्ली, प्लूरा झिल्ली संक्रमित हो जाती है, इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगी, सांसें टूट टूट के आएंगी, एक दिन बेचारे को सांसें आना बंद हो जाएंगी, वो भगवान के पास चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब बच्चा, इतना डरने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका टीका आपको बचपन में ही लग गया है। इस बीमारी से बचने के लिए मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन का मतलब होता है टीका। मैम फिर तो बहुत खतरनाक बीमारी है, अरे डरो मत, आपको टीका लग गया है। बताओ कितने बच्चों के यहाँ हाथ पे एक निशान है, यहाँ गोल गोल, बताओ कितने बच्चों के यहाँ पे गोल गोल एक निशान सा है, चेक करो एक बार, होगा, मैक्सिमम बच्चों के होगा। हाँ, कभी कभी किसी को निशान पड़ता भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीसीजी का टीका नहीं है, सबके है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना, किसी के नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ कुछ के निशान पड़ जाता है, कुछ के नहीं पड़ता है। ये जो निशान है ना, ये बीसीजी के टीके का है, बीसीजी के टीके। जब आपका जन्म हुआ तो 24 घंटे के भीतर सबसे पहला टीका डॉक्टर कौन सा लगाता है, इसी बीमारी का, और इस बीमारी के लिए जो टीका लगता है उसका नाम होता है बीसीजी। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाते हैं, तो आंसर करके आता है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग से बचने के लिए, ठीक है बच्चा, क्षय रोग से बचने के लिए। कब लगता है बच्चे को सबसे पहला इंजेक्शन, 24 घंटे के अंदर। कभी कभार 24 का, अगर बच्चा बहुत कमजोर है, अभी वो इंजेक्शन झेल नहीं सकता, तो कभी कभी डॉक्टर ना 48 घंटे के अंदर भी इसको लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी हुआ है, एकदम सही हुआ है, तो उसको 24 घंटे के भीतर लगा दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, लिख लीजिए, बैसिले कैलमेट ग्यूरिन। ये 2 साइंटिस्ट इन्होंने बनाया था, कैलमेट ग्यूरिन, ये 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने बनाया था इसका इंजेक्शन, हिंदी में सेम नाम है बैसिले कैलमेट ग्यूरिन। तो ये है
आपको बचपन से बीसीजी का टीका लग गया है तो अब आपको टीबी नहीं हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि टीके में ऐसा क्या होता है कि अब वो बीमारी नहीं होने दे रहा? कभी सोचा है आपने? आज आपका मैं डाउट खत्म करती हूँ, छोटा मोटा डॉक्टर बना दूंगी मैं आपको, ठीक है? सुनो, आपको बच्चों ने बीसीजी का टीका लगा, आपने पोलियो की दवाई पी होगी, है ना? आपने आजकल हेपेटाइटिस के इंजेक्शन बहुत चल रहे हैं, इतने सारे टीके लगते हैं, 2 साल तक बच्चे को बहुत सारे टीके लगते हैं। टीके क्यों लगवाते हैं? ताकि हमें बीमारी ना हो, जब भी हम बड़े हों तो हमें बीमारी ना हो। ऐसा क्यों होता है वो सुनो, ऐसा क्यों होता है? आपको टीका लग गया बीसीजी का, मतलब ये किसके किसके खिलाफ लगा है? टीबी के खिलाफ, ठीक है? टीबी नहीं, टीबी के खिलाफ, ठीक है? अब आपके बॉडी में ये इंजेक्शन आ गया है, इस इंजेक्शन में क्या डालते? इंजेक्शन में क्या डालते, कभी सोचा है आपने? इंजेक्शन में वही बैक्टीरिया या वही वायरस मार के डाला जाता है जिस बीमारी के खिलाफ आप इंजेक्शन लगवाना जा रहे हो। जैसे आपने कोरोना का टीका लगवाया होगा तो कोरोना वायरस को मार के ही आपके बॉडी में डाला है, पता है? जिंदा आएगा तो आपको बीमारी कर देगा, मरा हुआ कोरोना वायरस आपके टीके के अंदर आपको लगाया है। ठीक ऐसे ही मरा हुआ एमटीबी बैक्टीरिया आपके बॉडी में भेज दिया इस टीके की फॉर्म में। अब जैसे ही मेरे बॉडी में ये टीबी वाले बैक्टीरिया आए, मेरा इम्यून सिस्टम, मेरा प्रतिरक्षा तंत्र पहचानेगा, ओ कुछ तो बाहर से नया कोई आया है। अब मेरा इम्यून सिस्टम क्या कहेगा कि अरे बाहर से कोई चीज आई है और ये खराब भी हो सकती है। मेरे इम्यून सिस्टम को ये थोड़ी पता है बेचारे को मरा हुआ है, ये तो वो तो पहचानेगा ना कि कुछ तो बाहर से आया है। बाहर से क्या आया? बैक्टीरिया। तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करता है? उस बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेगा। एंटीबॉडीज का मतलब होता है हथियार, और हथियार बना के रख लेगा। अब बेचारा उस पे अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, तो वो तो बैक्टीरिया मरा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो वो कहेगा कि जब मरा हुआ आ सकता है तो कभी जिंदा भी तो बैक्टीरिया आ सकता है ना, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो मेरा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज बना के रख देगा। अब खुदा ना खास्ता किसी दिन सच में जिंदा टीबी वाला बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा इम्यून सिस्टम के पास हथियार है। हथियार क्या? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जाएंगी, उस बैक्टीरिया को मार देंगे। तो हर एक टीका इसी प्रोसेस पे काम करता है। जैसे आपको कोरोना का टीका लगा तो आपके अंदर कोरोना वायरस को मार के डाला है। आप कोरोना वायरस मरा हुआ आपके अंदर डाला तो आपके इम्यून सिस्टम ने पहचाना कि अरे बाप रे, कुछ तो नया आया है बाहर से, क्या है? वायरस। आपके इम्यून सिस्टम ने पहचाना, पहचान के इस वायरस के खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडीज बना दी। और अब अगर किसी दिन सच में जिंदा कोरोना आ गया तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज है ना, वो आपको इन्फेक्शन होने नहीं देंगी। इसलिए हम टीके लगवाते हैं। इसलिए हम क्या लगाते हैं? टीके लगवाते हैं, हम वैक्सीनेशन करवाते हैं अपने बच्चों का, और आपका भी हुआ होगा। राइट? समझ में आ गई मेरी बात? अब आप सोच रहे हो कि मैम सारी बीमारियों के लिए एक ही टीका लगता है क्या? अरे उल्लुओं, क्या आपको एक ही टीका लगा है? आपको बीसीजी का अलग लगा होगा, कोरोना का अलग लगा होगा, हेपेटाइटिस का अलग लगा हुआ, फलाना बीमारी का अलग लगा हुआ होगा। हर एक बीमारी के खिलाफ एक अलग टाइप का टीका होता है, एक अलग टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है बच्चा? ऐसे ही पोलियो की दवाई पिलाई थी हमें, है ना? समझ गए मेरी बात? बात समझ में आ गई? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाते हैं? टीबी। टीबी कैसी बीमारी है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, खून की उल्टियां होने लग जाती हैं, फेफड़ों की मेम्ब्रेन प्लूरा डैमेज होने लग जाती है, और ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब अगर किसी को टीबी है तो उसके अगर आपने जूठा खाना खा लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उसके आसपास के एरिया में टीबी वाले बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, क्योंकि वो बार बार खांसते हैं, खांसने से उनका लार बाहर गिरता है और उस लार के अंदर उनके बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट से आप दूर रहना है। अगर किसी को टीबी है तो उसको टीबी का हॉस्पिटल अलग से बना हुआ होता है, उस हॉस्पिटल में ले जाओ, या फिर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में भी टीबी का एक अलग सा वार्ड होता है, उसके अंदर आप उसको एडमिट करवा सकते हो। और अगर बचना है तो भाई अपना, जब भी आपको भविष्य में बच्चे पैदा हो, आपको तुरंत बच्चों को 24 घंटे के अंदर, 24 में तो 48 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका पक्का लगवा लेना, चेक कर लेना। वैसे तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लगा देते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर कभी चूक जाए किसी भी तरीके से तो आपको तुरंत लगवा लेना है। अब ये कह रहा है ये बीमारी आज भी है क्या? भाई बिल्कुल है, आज भी। आपने सुना नहीं? हर साल इंडिया में 28 से 30 हजार लोग टीबी से मरते हैं आज भी। 28 से 30, अभी का डेटा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी ना 2013 में,
मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है ना, तो मेरे बायोटेक में फोर्थ नहीं, आई थिंक 6th सेमेस्टर में मेरे पास क्या था, ये ट्यूबरक्लोसिस का मेरे पास प्रोजेक्ट था। मैंने इसके बैक्टीरिया पे पूरा काम कर रखा है। मेरा जो प्रोजेक्ट बना था ना वो इसीलिए बना था टीबी पे। मेरे पास टीबी वाली डिसर्टेशन मुझे को तैयार करनी थी। मैंने इसके ऊपर 1.5 साल काम किया टीबी के ऊपर, ठीक है। तो उस समय तो बहुत ज्यादा था टीबी, बहुत। तो ये हर साल मतलब तो 1-1.5 लाख लोग मरते होंगे टीबी से। लेकिन उसके बाद ना बहुत लोग जागरूक हो गए, हम अपने बच्चों को टीका वीका लगाना शुरू कर दिए। तो इस जनरेशन में टीबी कम है, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया टीबी के बारे में। तो ये पहली बीमारी हमने आज पढ़ ली जो किसके इन्फेक्शन से हो रही थी, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, सारा याद करना आपका काम है। अब नेक्स्ट बीमारी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट का मतलब टुडे इज फ्राइडे एंड सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लेती हूँ, मेरी मंडे को क्लास होगी सीधी। मैं आपसे मंडे को मिलूंगी, मंडे को आपकी क्लास होगी। अब सुन लो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी हो सकती है? हाँ जी, सेल इज एब्सेंट इन वायरस। ऑब्वियसली हरिओम, पढ़ा चुकी हूं मैं। वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होती है भैया, वायरस लिविंग नहीं होते। मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, बार बार रिपीट मत करवाओ मुझसे प्लीज। हाँ जी, टीका लगने में बुखार क्यों होता है? सिंपल सी बात है भाई, टीके के अंदर क्या है? क्या है टीके के अंदर? मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ वायरस। आपके बॉडी में जैसे ही मरा हुआ वायरस बैक्टीरिया आया, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्टेड हो गया। इम्यून सिस्टम कहता है कुछ तो बाहर से आया है। तो कभी कभी आपका इम्यून सिस्टम सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, इसलिए आपके अंदर ये जो बाहर से मरे हुए बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर जाते हैं टीके में, इनके जाने से आपके बॉडी का इंटरनल जो सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, वो इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। कुछ को उल्टियां भी आने लग जाती है। जैसे अभी कोरोना का टीका लगा था ना, तो किसी को उल्टी आने लग गई थी, किसी को बुखार होने लग गया था, किसी के जोड़ों में दर्द, किसी के हाथ में बहुत दिनों तक इस यहाँ टीका लगा तो हाथ हिलता ही नहीं था। ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं कभी कभार, ठीक है बच्चा। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड को भी टीबी है, बहुत बढ़िया। तो गर्लफ्रेंड के आसपास मत घूमिएगा, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड से मिलिएगा नहीं, उससे ब्रेकअप कर लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, बेचारी की केयर करना, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना उसको। और टीबी का मुफ्त इलाज होता है इंडिया में, पता है ना आपको ये चीज? टीबी भी ऐसी बीमारी है जिसका मुफ्त इलाज होता है हमारे इंडिया में। चाहे कोई भी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो भाई पैसे लगेंगे ना, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए जरा क्या खुशखबरी है? अब खुशखबरी ये है कि संडे को यानी परसों मेरी बुक लॉन्च हो रही है। और जिस बुक का नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, डीएनए ऑफ साइंस। लेकिन ये किताब इस संडे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाली आ रही है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की आ जाएगी संडे को, ठीक है बच्चा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिलेगी ये कब? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 12-13 दिन का है, क्योंकि पहले इंग्लिश वाली प्रिंट हो रही है, फिर हिंदी वाली प्रिंट होगी, दोनों अलग अलग होंगे, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। प्राइस वगैरह सब डिसाइड करेंगे जो मेरे पहले से स्टूडेंट है, जैसे आप लोग हैं। आप लोगों को अगर किताब लेने में, पहले बता देती हूँ, स्टार्टिंग में बुक कर लेना, ठीक है, तुरंत ऑर्डर कर लेना, क्योंकि मैं कुछ 1000 कॉपियों तक मैं आपको डिस्काउंट दूंगी अच्छा खासा। उसके बाद मेरे बस की बात नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक लिमिट से भी ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ हर बार, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट है जिनसे ऊपर मैं नहीं कर सकती। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, समझ गए मेरी बात। तो इस संडे को डीएनए ऑफ साइंस का मैं यूट्यूब पे लॉन्च करूंगी, इवेंट लग जाएगा, उसको आ जाना ज्वाइन करने के लिए। आज इवेंट रात तक लग जाएगा और उसमें आप आ जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम क्या होगा, कैसे मिलेगी किताब, कितने बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा। मैं आप लोगों को, अच्छा मैं पता क्या सोच रही हूँ, आप लोग बताओ, ऐसा कर लूँ ना, पहले अपन जितना अपने बच्चे अपने पढ़ रहे हैं ना, आप सब लोगों के सामने लॉन्च कर लेती हूँ, यूट्यूब पे बाद में कर लेंगे, ताकि आप लोग पहले ले लो, है ना, आप लोग ऑफर में ले लो। नहीं तो फिर यूट्यूब पे कर देना तो फिर बाहर का बच्चा भी आके ऑफर ले लेगा और फिर आप लोग कहोगे कि मैम इतनी महंगी हम नहीं ले पाएंगे। बिकॉज मैंने अपनी किताब में 2.5 साल मेहनत लगाई है, समझ रहे हो आप, 2.5 साल से किताब बना रही हूँ। और उसके बाद 2.5 साल तो नहीं, अपन एग्जैक्ट अगर मानेंगे तो 2-2.25 साल तो लगाई है ना। तो ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है ऐसे करेंगे, है ना। चलो ओके, तो मैं आप लोगों के बच्चों के लिए सहूलियत के लिए बोल रही हूँ कि संडे को अगर मैं कोई इवेंट लगाऊं ना आपके बैच के अंदर, तो आ जाना टाइमिंग पे। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि मैम हम इतनी महंगी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि किताब बहुत अच्छी है। अगर आपने उस किताब को पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस, उसका जो वन लाइनर थ्योरी वाला पार्ट है वो पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट साइंस होगी उसमें, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक सब होगा उसके अंदर, ठीक है बच्चा। प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिए बहुत सारे। चलो
ओके फिर अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को, और संडे को अगर इवेंट लगता है आपके बैच में, मैं प्लान कर रही हूँ कि पहले डाल दूँ ताकि आप लोग पहले परचेज कर लो, और फिर यूट्यूब पे बाद में बना देंगे, कोई ना, यूट्यूब वाले बच्चे को बाद में दे देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ह्यूमन डिजीज के 8 क्लास होंगी, 1 क्लास हो चुकी, 7 क्लास बाकी है। बाय, टेक केयर। वीकेंड पे सारा रिवीजन कर लेना अपना, सारा अच्छे से जो वीक में पढ़ा है पूरे वीक में उसको रिवाइज कर लो, और बहुत जल्दी आपकी मैं बुक वाला वीडियो में आपका डाल दूंगी, ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम का भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बच्चा, हिंदी मीडियम में ना अभी थोड़े से काम भी चल रहा है, बॉक्स वॉक्स लगना और थोड़ा सेटिंग का काम चल रहा है किताब का, और साथ में क्या कहते हैं हिंदी मीडियम की प्रिंट होने में भी अभी 10-12 दिन लग जाएंगे, तभी हिंदी मीडियम वालों को रुकना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश आती है ना, तो मैं कहूँगी आप इंग्लिश में लो, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स तो ऐसे ही है ना जो इंग्लिश में समझ में आते हैं आपको ना। हिंदी तो बहुत टफ है साइंस की पढ़ना, मैंने खुद कैसे बनाई है खुद आप लोग देखिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, हिंदी पे भी ऑफर मिलेगा, डोंट वरी, हिंदी वालों को भी ऑफर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और पूरे वीक का रिवीजन कर लो वीकेंड पे फटाक से।